आइए अब सुनते हैं अध्याय 1। शीर्षक है पर्यावरण। पृष्ठ संख्या 1। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी इत्यादि, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। इसी पृष्ठ पर एक बहुत ही खूबसूरत चित्र दिया गया है और इस चित्र के बारे में वर्णन इस प्रकार से है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। और अब पाठ। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफा और आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। पृष्ठ संख्या 2। इस पृष्ठ में सबसे पहले देखते हैं चित्र संख्या 1.1 और इसका शीर्षक है पर्यावरण के घटक। पृष्ठ संख्या 2 में कुछ चित्रों के द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों को समझाया गया है। इन चित्रों के विवरण के द्वारा एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि पर्यावरण के अलग अलग घटक हैं। एक घटक है जो कि प्राकृतिक है, जिसे कि प्रकृति ने बनाया, और इसके अंतर्गत इस चित्र में दिखाया गया है ये चीजें आती हैं, जैसे सजीव जैवमंडल, स्थल यानी स्थलमंडल, वायु यानी वायुमंडल और जल यानी जलमंडल। पर्यावरण के घटक के अंतर्गत मानव निर्मित घटक इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। मानव निर्मित घटक या मानव समाज के घटक कुछ इस प्रकार से हैं, जो इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति, उसके बाद परिवार, फिर समुदाय, समुदाय के पश्चात धर्म, धर्म के बाद शैक्षिक, फिर आर्थिक और अंत में राजनीतिक स्थिति। आइए अब चलें पाठ की ओर। इस चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी करते हैं।
पृष्ठ 1 में दिए गए वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। इसी पृष्ठ 2 पर बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग बॉक्स में हैं, और सबसे पहला बॉक्स उसमें लिखा है जीवीय, और जीवीय का अर्थ यहां समझाया गया है। जीवीय का अर्थ होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। दूसरे बॉक्स को देखें। दूसरे बॉक्स में शब्द है अजीवीय, जिसका अर्थ है निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। पृष्ठ संख्या 3, प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसी पृष्ठ पर सबसे पहले देखते हैं चित्र संख्या 1.2, और इसमें वायुमंडल, जैवमंडल एवं जल मंडल के चित्र दिए गए हैं। इसी पृष्ठ पर 3 बॉक्स हमारे सामने हैं, और सबसे पहला बॉक्स, उसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें, और इसमें वर्णन इस प्रकार से है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स में आपके लिए कुछ करने को है, और यहां पर इसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। वर्णन इस प्रकार से है। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहां से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? यदि देखा है तो कैसे? तीसरा बॉक्स हमारे सामने, और इस तीसरे बॉक्स का शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। वर्णन इस प्रकार से है। स्कूल जाते समय आसमान को देखें। ध्यान दें कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। पृष्ठ संख्या 4। अब सुनते हैं पाठ। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया।
तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। इसी पृष्ठ 4 पर 2 बॉक्स हैं। सबसे पहला बॉक्स, उसका शीर्षक है शब्दावली। शब्दावली का अर्थ, इसमें वो शब्द हैं जिनका उपयोग इस अध्याय में किया गया है। शब्द हैं पारितंत्र, यानी वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। और दूसरा बॉक्स, उसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। वर्णन इस प्रकार से है, कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लगाइए। इस पृष्ठ के अंत में एक चित्र है, चित्र संख्या 1.3, और इसका शीर्षक है एक ताल का पारितंत्र। इस चित्र में एक बड़ा खूबसूरत जलप्रपात दिखाया गया है। नीचे उस जलप्रपात के गिरने के कारण एक तालाब है और उस तालाब में पक्षी और पशु और थोड़ी सी वनस्पति दिखाई गई है। ये पारितंत्र है। पृष्ठ संख्या 5। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। एक प्रश्न यहां पर है, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के अनेक तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। इसी पृष्ठ संख्या 5 पर दाहिनी ओर कुछ बॉक्स हैं।
आइए सुनते हैं सबसे पहला बॉक्स क्या कहता है। सबसे पहले बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? और वर्णन इस प्रकार से है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बॉक्स 2, शब्दावली, वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। नीचे एक चित्र है जिसमें लोग अपनी अपनी वस्तुओं को बदलकर व्यापार कर रहे हैं। अब तीसरा बॉक्स, और तीसरे बॉक्स का शीर्षक है, आओ कुछ करके सीखें। वर्णन इस प्रकार से है, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और इन जानकारियों को प्राप्त करें। सबसे पहली बात, जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? दूसरी बात, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या-क्या थे? तीसरी बात, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था? और चौथी बात, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? आपने जो जानकारी प्राप्त की उसको लिखिए और उसको दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए बेल आइकन।